शब्द ब्रह्मा है। जिस प्रकार ब्रह्मा अनश्वर है, उसी प्रकार शब्द अक्षर है, उसका नाश नहीं होता, भले ही ध्वनि परिवर्तित हो जाए। नमस्कार मित्रों, स्टैटिक मित्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो की श्रृंखला में हिंदी व्याकरण हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण बेसिकली सब इंस्पेक्टर पेपर 1 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में आपको बेसिकली रिवीजन के लिए वीडियोज़ मिलेंगे। इसमें प्रॉपर नोट्स से ही आपको वीडियोज़ रिकॉर्डेड मिलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन जो है संतुष्टिदायक तरीके से हो सके। पढ़ते पढ़ते हिंदी एक ऐसा विषय है जो दरअसल शुरू से तो अपने को ईजी लगता रहा है, बट हिंदी व्याकरण की जब बात आती है तो वो अपने को लिथार्जी में ले जाता है, थोड़ा सा अपने को हाल्ट पे डालता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा कोर्स रिकॉर्ड करा जाए जिसको एक ऑडियो नोट्स के रूप में अपन इस्तेमाल कर सकें और उसको रिवीजन के लिए अपन बहुत ही क्रिस्प तरीके से उसको अपन कवर कर सकें। तो ये वीडियो का बनाने का पर्पज़ एकमात्र ये है कि अपन चीज़ों को इस तरह से कवर करते जाएँ ताकि पढ़ाई को एक तरह से आसान बनाया जा सके। और एक बार अगर वीडियोज़ रिकॉर्ड हो जाएंगे, ये नोट्स के फॉर्म में अगर आपके पास रहेंगे, तो आप आराम से इन वीडियोज़ को खोल के चुपचाप आराम से बैठ जाओ, पानी की बोतल लो, चाय पियो और चुपचाप से इन वीडियोज़ को देखते देखते रिवीजन आराम से कर सकते हो। तो इन वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ ये है, ये वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ पढ़ाना नहीं है। ये वीडियोज़ बनाने का मतलब एकमात्र ये है कि आपने पढ़ लिया है, इसके बाद आपको रिवीजन करना है। एग्ज़ाम के टाइम पे ये वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। जब एग्ज़ाम आपका 15-20 दिन रह जाएंगे, 1 महीना रह जाएगा, उस दौरान ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस श्रृंखला को अपन शुरू करते हैं। एक शुरुआत के टॉपिक से लेकर के अपन एंड तक इसके टॉपिक तक जाएंगे, ताकि अपनी जो है सीक्वेंस में वो चीज़ें चलती जाएंगी। जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी वो चीज़ें ही मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। हालांकि ये ध्यान रखा जाएगा कि कुछ चीज़ छूटे ना, और जो भी इस वीडियोज़ को कभी भी देखे, चाहे वो यूपी उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी हों, चाहे राजस्थान वाले हों, चाहे एमपी वाले हों, या फिर किसी भी एग्ज़ाम वाले, जेडी वाले, जिन भी एग्ज़ाम्स के अंदर हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बट चूँकि ये प्रिपेयर मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एसआई का सिलेबस राजस्थान सब इंस्पेक्टर सबसे बड़ा है, और उसके लिए तो बेसिकली 200 मार्क्स का है, तो बहुत ज़्यादा ही रिलेवेंसी इसकी होती है। तो बाकी और एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पहला वीडियो होगा, जिसमें अपन इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें आप हिंदी व्याकरण के बेसिकली मूलभूत जो चीज़ें होती हैं उनको जानोगे। जैसे कि शब्द कितने होते हैं ना, वर्ण शब्द तो बात की बात है, वर्ण कितने होते हैं, इसमें स्वर और व्यंजन कितने होते हैं उनके बारे में जानोगे। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं वो जानोगे। एक साथ में ये आपको एक मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की अगर PDF चाहिए होगी, तो आप स्टैटिक मित्रा स्टैटिक मित्रा आप यूट्यूब पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, इसको सर्च करके आप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस दिया गया है, उसके अंदर लगभग सिलेबस के अंदर 27 सब टॉपिक टोटल मिला के जो टॉपिक है वो 27 सब टॉपिक मिला करके टोटल जो होते हैं टॉपिक अपने पास आते हैं 27। और इन 27 टॉपिक में से आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप ये देख लो कि 27 तो टोटल टॉपिक है, उसमें से 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास हर एक टॉपिक में से कम 4-5 क्वेश्चन इजीली बनाने के आराम से उनके पास चांसेस होते हैं। तो काफ़ी वास्टली जो है राजस्थान पुलिस का सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, तो इसमें से हर एक टॉपिक में से अच्छे क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहती है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अब यहाँ से वर्ण की। तो वर्ण की शुरुआत जब अपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई होती है बेसिकली वो ध्वनि से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। इसके बाद अगर अपन वैसे अगर यूँ कहें तो वर्ण कहलाते हैं, है ना। वर्ण से शुरुआत करते हैं। वर्ण से बनते हैं आपके शब्द, और शब्द से बनती है आपकी पंक्तियाँ, राइट। ठीक है, पंक्तियाँ, इसको वाक्य बोल सकते हो। इस तरह आपकी शब्द रचना होती है। ठीक है, वर्ण आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये आपको नॉर्मल सबको पता होगा। देखो मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें रिवीजन जैसा ही है सब कुछ, बट थोड़ा सा एक अपनी भूमिका बन जाए और अपनी जो क्लास आराम से स्टार्ट हो सके, इसलिए मैं ब्रीफिंग अच्छे से कर दे रहा हूँ, ताकि क्लास जो आइस ब्रेकिंग होती है अपनी ठीक से हो सके, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो स्वरों की संख्या होती है, देखो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं 44, देखा जाए तो, है ना। वर्ण होते हैं 44, इनमें से स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है, ये 33, इनका विभाजन इस तरह होता है। तो यह आप ध्यान रख सकते हो, टोटल होंगे इनमें से 44। बट हिंदी बाल पोथी जो होती है, हिंदी बाल पोथी के अनुसार आपके टोटल जो वर्ण माने जाते हैं वो टोटल 49 होते हैं। ठीक है, अब इनका भी अगला डिवाइडेशन का चरण है जो आप आगे देखेंगे। अब अगर अपन व्यंजनों का भी अगर डिवाइडेशन करें तो ये आता है 25 + 4 और +4। अब ये बेसिकली जो 25
ये जो होते हैं ये आपके ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखो मैं आपको ये लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। मैं चाहूँ तो एक बार में इनको आपको शो कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको बाद में करूँगा, बट आप एक बार पहले इनको देखो। स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, इसके बाद आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आपके पास होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आपके ये होते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपके पास श और श है। देखो ये सारे के सारे हलंत वाले हैं, जितने भी व्यंजन लिखे जाते हैं वो हलंत के साथ में लिखे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। स्वर इनके साथ मिलकर के पूरा जो है पूरा एक शब्द पूरा बेसिकली आपको यूँ कह सकते हैं उनको पूरा वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक संयुक्ताक्षर होता है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर आपके पास होते हैं बेसिकली वैसे तो 3 होते हैं। संयुक्ताक्षर इसलिए कहा जाता है जैसे कि क्ष, त्रय और ज्ञ। संयुक्ताक्षर बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर वर्ण या फिर व्यंजन स्वर या व्यंजन से मिलकर बना होता है। तो जैसे क्ष बना हुआ है क, धन क्ष हलंत प्लस ए, इससे बना हुआ है। त्रय बना हुआ आपका त हलंत, र हलंत और ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार आपका ज्ञ बना हुआ है ज हलंत, य हलंत और स्वर से। ये तो आपका संयुक्ताक्षर 3 मोटा मोटा हो गया, बट एक आपका संयुक्ताक्षर और होता है जिसको आप बोलते हो श, बट ये जो है आपका श सलजम वाला और र हलंत से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्ताक्षर वैसे 3 माने जाते हैं, बट अगर 3 ऑप्शन में नहीं हो तो 3 + 1 4 माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और होती है आपके पास उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन अपन इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे आगे, बट अभी मैं आपको केवल शुरू में रिकॉलिंग करा दे रहा हूँ ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ड और ढ, ठीक है। एक आपके पास होता है अयोगवाह व्यंजन, सॉरी अयोगवाह वर्ण भी होते हैं, ठीक है। अयोगवाह में आपके पास होता है अम और अह, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली। स्वर के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि स्वरों की संख्या होती है वैसे तो 11, बट इनकी अगर मात्राओं की बात करें तो स्वर के पास मात्राएं जो होती है 10 होती है, ठीक है, क्योंकि ए की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं या स्वर की मात्राएं कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए ऐसा एक स्वर है जिसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। तो अब यहाँ पे अपन एक साथ देख सकते हैं कि स्वर लिखे हुए आपके पास 11, ठीक है। 1 मिनट इसकी मार्कर के साइड बढ़ाते हैं। आपके पास स्वर दिख रहे हैं आपको 11 स्वर है, जबकि इनकी मात्राएं कितनी होती है 10। ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो मात्रा कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ए की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, जबकि स्वरों की संख्या होती है 11। व्यंजन होते हैं आपके पास 33 में आपके पास क च ट त प, क च ट त प, ये आपके पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखो आपको वर्ण वाला पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप हिंदी में ऐसे के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो क च ट त प ये पूरा वर्ग है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। टोटल ये 5 × 5 टोटल 25 व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन ये र ल और व, और उसमें व्यंजन हो जाएंगे श है, ठीक है। इसके बाद संयुक्ताक्षर होते हैं जो एक या एक से अधिक वर्ण से मिलकर बने होते हैं, वो होंगे क्ष त्र ज्ञ, एक दूसरा होता है श, ठीक है। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो ड ढ एम ए और ये योगवाह होते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास टेबल के सामने इसको पेस्ट कर लो ताकि बार बार जब निगाह पड़ेगी तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बता दूं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अपन शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, बट उनको लिखते अपन गलत है। त्योहार को अपन दरअसल अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं होता तो आपको ऐसे पढ़ते त्योहार जो है बेसिकली जो ऊपर आप जो है नीचे वाले को करेक्ट मानते हैं ना, तो त्योहार को बेसिकली किस तरह लिखा जाता है, इस तरह, बट दरअसल अपन कैसे लिखते हैं त्योहार को डबल मात्रा में लिखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। कैलाश को अपन डबल मात्रा लगा के लिखते हैं, बट दरअसल कैलाश जो होता है यहाँ पे श जो होता है ये वाला श सपेरा वाला आएगा, ना कि श सलजम वाला आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ मैं कि एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित करते टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि वर्ण को अपन चेंज करेंगे तो वर्णो लिखा जाएगा, है ना, वर्णो इस तरह लिखा जाएगा। शब्द को अगर बहुवचन में लिखेंगे तो शब्दों लिखा जाएगा, ठीक है, बिंदी आएगी यहाँ पे। मात्रा को लिखेंगे अगर बहुवचन में तो मात्राएं या मात्राओं, ये इसका बहुवचन बनेगा। अब एक जो चीज़ आती है कि हैं पे कब बिंदी लगती है और कब बिंदी नहीं लगती है, इस चीज़ का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो जब बिंदी लगती है इसका मतलब वो बहुवचन है, ठीक है, और बिंदी जब नहीं लगती है तो उसका मतलब वो एक वचन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ता है और ती है होता है तो ता है मतलब कोई लड़का होगा या लड़की हो, जब कोई लड़का होगा, है ना, पुरुष होगा या फिर स्त्री होगा तब ती होता है, तो ये एक वचन होते हैं। और ते है मतलब बहुवचन है, तो इसमें आपको है कि नीचे के बाद में बिंदी लगानी पड़ेगी मात्रा के बाद में, ठीक है। मैं और नहीं ये बहुवचन नहीं, ये बस ऐसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपन आगे चलते हैं।
तो चलो अब अपन शुरुआत करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई होती है बेसिकली ध्वनि, मैंने पहले बोला था, बट ध्वनि बेसिकली वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले किसी भी भाषा का विकास होने से पहले उसकी ध्वनि होती है, उसके बाद वो उसकी लिपि का विकास होता है, उसके बाद उसका क्रम उस प्रकार चलता है। बट लेखन में जब आते हैं तो वर्ण सबसे पहले जो होती है उसकी इकाई होती है। तो देखो डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परिभाषा जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, यहाँ पे ध्वनि लिखा हुआ है, ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो वो क्या कहलाती है, जैसे वर्ण कहलाती है। जैसे कि साइंस में बोला जाता है कि परमाणु के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये अगर किसी भी तत्व का जो सबसे जो छोटी छोटी होती है परमाणु होती है, इसी प्रकार हिंदी में जो होती है वो वर्ण होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपके 44 है। हिंदी बाल पोथी में 49 और देवनागरी लिपि हिंदी में 52 होती है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 44 है, हिंदी बाल पोथी में आपकी 49 पाई जाती है, देवनागरी लिपि में आपको 52 जो है वर्ण देखने को मिलेंगे। ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें से पुराने जो प्रश्न देखोगे आप तो इनमें हर एक में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर बताया एक वचन बहुवचन का जो है वो एक बार उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अच्छाई होती है, अच्छाई होती है ना, तो ती है एक वचन है तो यहाँ पे बिंदी नहीं आई। अच्छाइयाँ होती हैं तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास बिंदी आ जाएगा। नदी का बहुवचन होगा नदियाँ या नदियों, ठीक है। दिन को दिवस, और दिन का मतलब दिन मतलब दिवस, ये तो केवल शब्दार्थ लिखे हुए हैं जो आपको अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे कि दिन को दिवस, दिन मतलब होता है दिवस, और दीन मतलब होता है गरीब, मतलब मात्राओं का कितना फर्क पड़ जाता है वो आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया कि दीन मतलब गरीब होता है। अरि मतलब शत्रु, अगर अरि के छोटी ई की मात्रा है तो अरि का मतलब होता है शत्रु, और अगर अरि के बड़ी मात्रा है तो उसका मतलब होता है सखी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन ने वर्ण की परिभाषा देख ली है कि वह ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के दो भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर की परिभाषा देखेंगे तो वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण और स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या आपके 10 होती है। तो स्वरों की संख्या, स्वर किन्हें कहते हैं, जिनको किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, जिनके उच्चारण के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की संख्या जो होती है बेसिकली 11 होती है और मात्राओं की संख्या 11 होती है। ए का कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा आप देख सकते हो, ई की मात्रा इस प्रकार, बड़ी की मात्रा इस प्रकार, ऊ की मात्रा इस प्रकार, आप इनकी सबकी मात्राएं आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। बारकड़ी जो बनती है बेसिकली इन मात्राओं से बनती है, तो आप ये क का की कू के काई को काउ कम का है, तो इस प्रकार से बारकड़ी बनती है। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट ये है कि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा जो है शब्द लिखा जाएगा, तो कंचन, कमल, कृपा और क्या। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको अपन क्या सोल्व करने का कोई तरीका जो होता है वो इस प्रकार होता है कि कंचन, ये बेसिकली अगर इंग्लिश में बोलते हैं अपन तो इसको मीनिंग बोलते हैं ना, मीनिंग बोलते हैं। तो मीनिंग को अगर अपन एक एक उसका शब्द लिखते तो शायद अपन उसको ठीक से लिख पाते, उसका वर्णमाला क्रम भी बना पाते। बट अगर यहाँ पे ऐसे हो रखा है हिंदी में, तो हिंदी में अपन वर्ण क्रम कैसे, किस प्रकार से इनका क्रम डिसाइड करें, तो इनकी भी मीनिंग होती है, हिंदी में भी आपकी मीनिंग होती है। जैसे कि कंचन को इस प्रकार लिखा जा सकता है ना, क, इसके बाद ए, एन, च, ए, न, ए, कंचन, कंचन की मीनिंग को इस प्रकार खोलेंगे। कमल को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क, ए, म, ए, ल, ए, है ना, क लंत, इसके बाद ए, क्योंकि क के अंदर स्वर है ना, ये तो व्यंजन है, तो ये स्वर के साथ लिखा जाएगा, स्वर के स्पॉट से लिखा जाएगा। बट स्वर तो क्या होता है अपने आप इंडिपेंडेंट होता है, तो क, ए, म, ए, ल, ए, कमल। कृपा को कैसे लिखेंगे, क, री, प, आ, ठीक है। क्या को क्या कैसे लिखेंगे, क, ये, आ। अब इसमें आप मैच करो, कैसे क कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ऐसे कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं और अम में से कौन पहले आएगा, ये वाला आएगा, तो कंचन सबसे पहले आपका जो है सबसे पहले लिखा जाएगा। देखो ये चीज़ें बारीक बारीक पर अपने को सीखनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन एक एक नंबर 2-2 नंबर से अपना जो है एग्जाम रखता है या पास हो जाते हैं अपन, तो वो हर चीज़ पे उतना ही जोर देना जरूरी है ना। स्वर के भी भेद होते हैं, स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को आप लघु स्वर भी बोलते हो, मूल स्वर भी बोलते हो, रूढ़ स्वर भी बोलते हो, है ना। ह्रस्व स्वर जो होते हैं 4 होते हैं, ए, ई, उ और री, ए, ई, उ और री, ये आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको लघु छोटे स्वर भी बोलते हैं हिंदी में, नॉर्मली जनरली अगर बोले अपन तो छोटे होते हैं या मूल होते हैं या फिर रूढ़ होते हैं, जो चेंज नहीं होते, हमेशा बने रहते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं जो बड़े होते हैं, जैसे कि अगर चार ह्रस्व हो गए तो बच्चे बाकी वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, आ, ई, उ, ए, ओ, औ 7 हो जाएंगे, तो इनको गुरु स्वर बोलेंगे, संधि या यौगिक शब्द इनको बोलेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद अपन व्यंजन की बात करेंगे, तो व्यंजन किन्हें कहते हैं, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से
न हो, स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्वर अगर बिना स्वर सहायता के उनको उच्चारित किया जा सके तो व्यंजन होंगे वो सहायता के ही उच्चारित किए जा सकते हैं। ये 33 होते हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अगर बिना स्वरों की सहायता के अगर किसी व्यंजन को लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे कि क को अगर मैं बिना स्वर की सहायता से लिखूंगा तो क हलंत आएगा, बट अगर क को मैं पूर्णतः ठीक से लिखना चाहूँगा स्वर के साथ तो वो क इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन बात करें तो व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो व्यंजन के भेद बेसिकली देखें तो 3 होते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। क से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं 25। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रह व 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते हैं श 4 ये होते हैं। तो 33 हो गए आपके। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? डेफिनेशन की मैंने बोला था कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो डेफिनेशन को ध्यान रख के ही पढ़ना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, है ना। ये जिनके 5-5 के वर्ग में होते हैं। ठीक है ना, 5-5 के वर्ग में होते हैं। तो अपन वर्गों को देखते हैं। देखो, मैंने पहले बोला था कि 5 वर्ग है, क च ट त प, ये 5 वर्ग, क ख ग ग ng। च वर्ग में च छ ज ज ng। ठीक है, ट वर्ग में ट ठ ड ड ण। त वर्ग में त थ द ध न। ये तो याद करने पड़ेंगे, उसका कोई ये आपके पास चारा नहीं। संधि में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब आप इनको याद कर लोगे अच्छे से। तो संधि, इवन व्यंजन संधि तो पूरी इसी पे टिकी हुई है, और विसर्ग संधि में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे इन वर्डों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, प वर्ग में आता है प फ ब भ म। इस प्रकार से आपको स्पर्श व्यंजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें जैसे कि कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वाक धन मय। ठीक है, तो इसमें वाक धन मय, तो इसमें अभी संधि जब आगे आप पढ़ोगे तो क जो वर्ण है ये 5वें वर्ग के क वर्ग के 5वें वर्ण के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो क वर्ग में 5वां वर्ण कौन सा है? ये क वर्ग हो गया आपका। 5वां वर्ण इसमें ड है, तो क वर्ग बदला वांगमय। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन गलत है, तो आपका आंसर इस तरह करेक्ट होगा। ये आपको आगे देखने को मिलेंगे। ट वर्ग में भी जो उसका 5वां वर्ण होगा उस तरह से देखने को मिलेंगे। बाकी इस तरह के सारे एग्जाम्पल जो आपको बाद में देखने को मिलेंगे। अभी अपन वर्ण पढ़ रहे हैं तो उन पर चर्चा उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ अंतस्थ व्यंजन किन्हें बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या फिर मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ मतलब अंदर रहने वाला। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि अंदर रहने वाला, तो वो होता है ये, र, ल, व। ये 4 होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की जब बात करते हैं अपन तो बेसिकली एक सेकेंड, ऊष्म व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। ऊष्म मतलब तो आप देख ही रहे हो ना, ऊष्मा से गर्म होता है। ठीक है, हीट। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते में श्वास वायु मुख से बाहर वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, श और है, ये आपके 4 होते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद आते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, व्यंजन अपने पढ़ चुके हैं। संयुक्त वर्ण जिसमें 1 या 2 का ब्लेंड होता है, 1 या 2 मिक्स होते हैं, है ना। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये व्यंजन नहीं होते हैं, ये वर्ण होते हैं, है ना, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि क्ष, क और क्ष से बना हुआ है। त्र, तय और र से बना हुआ है। ज्ञ, जय और ज्ञ से बना हुआ है। श और र से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नाउ इसमें बहुत सारे जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेंगे। संयम, संसार, मंत्र, संवाद, है ना, संहार, संज्ञा, संक्षिप्त, जो आपको इसमें संयुक्त वर्ण जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हो। ठीक है, नाउ अपवाद कुछ होते हैं, अन्य, सामान्य, कन्या, ये इस प्रकार होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि इन चारों में से सबसे पहले किसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक रूल आप पहले से जान लो, है ना, कि जो जिस भी शब्द में कोई आधा वर्ण होगा तो वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लक्ष्य में क्ष आधा है या लक्ष्मण में क्ष आधा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे, तो सबसे पहले तो इनका नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है, अब बचे 2, केवल आपको 2 ही चेक करने। अब जब ऑप्शन में 4 होंगे तो आपके 2 का तो टाइम बच गया ना। इसके बाद आपके 2 बचे। अब 2 को आप खोल करके देखो, तो लक्षण को जब खोलोगे आप तो ल, ए, क, क्ष, ण, ए। ठीक है, लखन को खोलोगे तो ल, ए, ख, ए, न, ए। ठीक है, तो ल से ल कैंसिल हो गया, ऐसे ए, क। ठीक है, अब ये क और ये ख, तो सबसे पहले कौन आ रहा है? क आ रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको करेक्ट कर सकते हो। या मैंने आप यहाँ पे लिख भी दिया कि किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो उसे अंत में लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर अपन आगे चर्चा करें अयोग विभाग वर्ण।
अयोगवा वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं। अयोगवा वर्ण वे होते हैं जिनका कोई योग नहीं होता है फिर भी वो साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। अयोगवा वर्ण वे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, बट फिर भी वो साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको अयोगवा वर्ण बोलते हैं। तो ऐसे दो वर्ण होते हैं अम और अम अह, ठीक है। अम में ये अनुस्वार है और जो अह जो है इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसकी ध्वनि जो नाक से निकलती है, ठीक है। चंद्र बिंदु नाक और मुंह दोनों की ध्वनि है। बेसिकली ये जो है नाक होता है, बिंदी जो नाक को दर्शाती है, और ये जो चांद जैसा जो ये बना हुआ है नाव जैसा, इसको बोलते हैं मुंह बोलते हैं इसको, है ना। तो जैसे कि अम है, जो 12 शब्दकोश की शुरुआत होती है वो अम, ये एक बहुत ही अच्छी से एक अच्छा फैक्ट है कि ऐसा पूछ ले कोई अगर कि वर्णमाला की शुरुआत किस वर्ण से होती है, तो बताएंगे बच्चे ए, अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा, बट ये गलत है। ऐसे वर्णमाला की शुरुआत नहीं होती है, अम से होती है, ए के ऊपर बिंदी, उससे आपकी शब्दकोश की शुरुआत होती है वर्णमाला की, तो यह ध्यान रखना आप, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर बात करें तो हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है, अम और अह से। अम और अह, उसके बाद ए तो तीसरे नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सॉरी, ए चौथे नंबर पे आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत बेसिकली अम से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हिंदी शब्दकोश के अनुसार किसे सबसे पहले लिखा जाएगा, तो आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। कंस, कंचन, कंकाल, कंजर, इनको आप ट्राई करिए, ये आप इसका आंसर भी आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो और इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप, ठीक है। नाउ उत्क्षिप्त वर्ण की जब बात करें कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती हो, उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। जिह्वा जो है अपनी मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरते हैं, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण बोलते हैं। वो दो ही होते हैं, ड और ढ, ठीक है। ये दो होते हैं जो उत्क्षिप्त वर्ण है, ठीक है ना। इनके कुछ नियम है कि ढ के नीचे कब बिंदी आएगी और ढ के नीचे कब बिंदी आएगी। तो पहली, यदि शुरुआत इन वर्णों से होती है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। पहला नियम तो यह है कि अगर शब्द की शुरुआत ढ या ड से होती है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। जैसे कि डमरू में बिंदी नहीं आएगी, ढोलक में भी ढ पहले आ रहा है, ढ पहले आ रहा है तो बिंदी नहीं आएगी। डलिया में ढ पहले आ रहा है तो बिंदी नहीं आएगी। ढक्कन, इसमें भी बिंदी नहीं आएगी। डाली, इसमें बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है, शब्द के अंतर्गत इनसे पहले अगर आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती। जैसे कि पंडित, ड में आधा वर्ण आ गया पहले तो फिर भी इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। अड्डा, अब अड्डा में ड आ रहा है तो इनके आगे आधा वर्ण है ड, अड्डा में आधा ड आएगा तो वहाँ पे बिंदी नहीं आएगी। बुढ़ा, तो इसमें ढ के आगे आधा ड आ रहा है ना, तो उसमें भी बिंदी नहीं आएगी। खंड, ड में अण जो है वो आधा आ रहा है तो यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी। मंडल में भी अण जो है आधा बीच में ड के आगे है तो यहाँ पे बिंदी नहीं आएगी। नाउ उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में उनके नीचे बिंदी आती है, जैसे कि पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना, इनकी जो नीचे है बिंदी डेफिनेटली इनके नीचे आएगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक बार मैं वापस रिकॉल करा दूँ आपको कि स्वर होते हैं 11, इनकी मात्राएं होती है 10, व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त वर्ण होते हैं 3+1, अयोगवा वर्ण होते हैं 2, उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं 2। तो इस प्रकार के उस प्रकार कुल मिलाकर देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं वो टोटल होते हैं आपके 52, ठीक है। नाउ रेफ संबंधी कुछ नियम होते हैं। रेफ यानी कि रे, कहीं रे को बहुत सारे टाइप से लिखा जाता है ना, कि कभी रे पैरों में आता, कभी सर पे आता, तो इस प्रकार जो रे के कई सारे नियम होते हैं। तो रे किस प्रकार, रे के क्या नियम है हिंदी में, तो वो भी आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए, तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अगर व्यंजन आ रहा है रे के बाद तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे उसी वर्ण के। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि कर्म है ना, रे को उसी वर्ण के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि अगर रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है, रे के बाद व्यंजन, ठीक है, तो उसी वर्ण के ऊपर लिख देंगे उस रे को, ठीक है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, बहिर्मंडल, आशीर्वाद। तो ये जो रे है बेसिकली उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर उनको लिख देंगे, ठीक है, चोटी लगा देंगे उसके। दूसरा नियम यह है कि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है, रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे कि प्रकाश, प्र आ रहा है तो इसको नीचे लगा देंगे। प्रभात, प्रेम, क्रम, ब्रह्म, भ्रष्ट, भ्राता, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, ठीक है। नाउ ट वर्ग में रे को हमेशा, तीसरा जो नियम है वो ये है कि ट वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जो ट वर्ण होता है, ट जो आपका वर्ग होता है ना, ट ठ ड ड वाला, उस ट वर्ग में पूरे में रे जो आएगा हमेशा उसके नीचे लिखा जाएगा। जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रम्स, ड्रामा, सड्रांग, सड्रस, इसमें से जो है इनके नीचे आएगा, है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये जो इंट्रोडक्शन सेशन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यह एक क्वेश्चन है कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण जो है पहले आएगा, वो आप इसको देख के आप अटेम्प्ट करिए। बाकी ऑल द बेस्ट। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा और आराम से पढ़ते रहिए।
मस्त रहिए, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और रह गई, आपको इस चीज़ में आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, है ना, ये बेसिकली रिवीजन वीडियोज़ हैं। आप चाहो तो इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नीचे मैं इसकी लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। सो बाय बाय, टेक केयर।